2 जुलाई वर्ष 2020, 9वीं कक्षा, पहला पाठ मैथ्स 1 का भूमिति के मूलभूत संबोध। पिछले वीडियो में हमने 2.1 के सवाल हल किए और इस बार हम आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है सशर्त कथन और विलोम। सशर्त कथन किसमें कहते हैं? जिस वाक्य में यदि और तो ऐसे ये दो शब्द आ रहे हैं उन्हें ही सशर्त कथन कहते हैं। यदि के बाद वाला जो वाक्य है वो शर्त होती है और तो के बाद जो है वो नियम होता है। जैसे कि यहाँ पर एक सशर्त कथन दिया है, देखिए, यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो यदि और तो के बीच वाली जो वाक्य है वो शर्त है। यदि ये शर्त है तो उसके विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, ये नियम है। और यदि और तो के बीच वाला जो वाक्य है इसे पूर्वार्ध कहा जाता है। पूर्वार्ध यानी पहले के आधे, पहला फर्स्ट वाला आधा वाक्य। और तो के बाद जो वाक्य आता है उसे उत्तरार्ध कहा जाता है। उत्तरार्ध यानी बाद का आधा, बाद वाला आधा वाक्य। तो ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध हो गया। और सशर्त कथन यदि और तो से आप समझ सकते हैं, यदि और तो यदि आप है वाक्य में तो सशर्त कथन है। उसका विलोम लिखने का एक तरीका है। जब आप सशर्त कथन का विलोम लिख रहे हैं तो क्या होगा कि विलोम में भी यदि और तो ये इसका उपयोग होगा, लेकिन जब आप यदि के बाद जो उत्तरार्ध वाला वाक्य यानी सेकंड वाला जो वाक्य था, तो के बाद वाला वाक्य, वो हमें यदि के बाद लिखना है। और तो के बाद में पूर्वार्ध वाला वाक्य यानी पहले का फर्स्ट वाला जो सेंटेंस था वो लिखना है। तो ये सशर्त कथन का विलोम हो जाएगा। जैसे कि मैं उदाहरण बताता हूँ, ये उदाहरण आप समझिए। एक सशर्त कथन यहाँ दिया है, देखिए, कि यदि कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो ये सशर्त कथन है क्योंकि इसमें यदि और तो है। अब इसी का विलोम लिखना है। तो यहाँ देखिए यदि लिखेंगे और यदि लिख करके क्या करेंगे, सशर्त कथन में जो तो के बाद वाला वाक्य था उत्तरार्ध वो लिखना होगा पहले। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हों, विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, देखिए ये उत्तरार्ध है यानी सेकंड सेंटेंस था सशर्त कथन में, ये यहाँ फर्स्ट सेंटेंस बन गया, ये पूर्वार्ध बन गया। जो उत्तरार्ध था वो पूर्वार्ध बन गया और जो पूर्वार्ध है वो उत्तरार्ध बन जाएगा। यदि और तो उसी जगह पर रह जाएगा। तो के बाद में देखिए वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। और सशर्त कथन में कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज हो, ये पूर्वार्ध था और हमने यहाँ विलोम लिखते समय ये उत्तरार्ध बना दिया। तो इस तरह से सशर्त कथन और उसका विलोम होता है। अगला टॉपिक आपको समझना है, परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये प्रमेय का अर्थ आप समझ लीजिए। अभी तक 8वीं कक्षा में देखो क्या होता था कि फार्मूले होते थे या नियम होते थे और उस फार्मूले और नियम के आधार पर हम लोग सवाल हल करते थे। लेकिन अब 9th में एक नई चीज़ आ रही है कि जो नियम या फार्मूले होंगे उन्हें आपको सिद्ध करना होगा, उसका एक प्रूफ भी होगा। तो नियम या फार्मूले के इसी प्रूफ को प्रमेय कहते हैं, जिसे सिद्ध किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक नियम है और उसको सिद्ध किया गया है। नियम क्या है? यदि परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी एक सशर्त कथन ही है। परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाएं, ये एक शर्त है कि यदि दो रेखा प्रतिच्छेदित कर रही हो तो जो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे उनके माप समान होंगे। अब शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं जरा ये समझ लेते हैं। आइए, यहाँ पर देखिए मैंने दो रेखाएं बनाई हैं। एक है रेखा AB और दूसरी है रेखा CD और ये O पर प्रतिच्छेदित कर रही है। यहाँ चार कोण बन रहे हैं। देखिए एक कोण BOC बन रहा है, एक COA बन रहा है और एक कोण AOD बन रहा है और कोण DOB। ऐसे चार कोण बन रहे हैं। इन चार कोणों में से शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जो आमने सामने वाले कोण होते हैं उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब इसको लिखने का एक ट्रिक आपको बताता हूँ मैं, देखिए कभी गलती नहीं होगी।
ये चार में से कोई भी एक कोण लिख लीजिए। मैंने यहाँ जैसे कोण BOC लिख लिया, कोण BOC लिख लिया है। अब मुझे इसका शीर्षाभिमुख कोण लिखना है। तो तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर B और C था, तो B और C को मैं छुपा दे रहा हूँ। तो B और C को छुपा देंगे तो क्या बचेगा, कोण AOD बचेगा। तो वही इसका शीर्षाभिमुख कोण हो गया। BOC AOD शीर्षाभिमुख कोण है। अब इसके बाद तीसरा कोण लिख लीजिए, 2 के अलावा तीसरा कोण जैसे AOC लिखा है। अब मुझे इसका शीर्षाभिमुख लिखना है, तो ये A और C को आप छुपा दीजिए। तो A और C को यदि छुपा दूँ तो बचा क्या, BOD बच रहा है, या DOB भी कह सकते हैं। तो ये कोण BOD ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो शीर्षाभिमुख कोण को पहचानने का ये ट्रिक है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए। अब यहाँ प्रमेय दिया गया है कि शीर्षाभिमुख कोण के जो है शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए। जो हमें सिद्ध करना है, जो उत्तरार्ध वाला जो वाक्य है वो साध्य में आ जाएगा, वो प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है। और दत्त में क्या लिखना है, दत्त में जो पूर्वार्ध वाला सेंटेंस था कि 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, जैसे रेखा AB रेखा CD परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करती है, ये दत्त आ गया। दत्त आपको पूर्वार्ध से मिल जाएगा, जो पहला जो वाक्य होता है प्रमेय के कथन में। साध्य क्या हो गया, जो उत्तरार्ध वाला जो वाक्य है उसी से। उत्तरार्ध क्या था कि शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं, तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं। साध्य मतलब ये हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है ये। अब आ जाते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति समझने से पहले एक बात जरा आप समझ लीजिए, रेखीय युगल कोण के बारे में आपको जरा याद दिला दूं। रेखीय युगल कोण किसे कहते हैं और क्या विशेषता होती है। देखिए यहाँ पर ये एक रेखा है BD और एक किरण है OA। इनके द्वारा 2 कोण बन रहे हैं, कोण AOD बन रहा है और दूसरा कोण AOB बन रहा है। ये दोनों कोण देखे कैसे हैं, एक ही रेखा पर बने हुए हैं और ये संलग्न कोण हैं, जुड़े हुए कोण हैं परस्पर। ऐसे जो 2 कोण होते हैं उनका योगफल हमेशा 180 अंश होता है। ऐसे कोण को रेखीय युगल कोण कहते हैं। तो ये नियम आपको याद रखना है, क्योंकि इसी नियम के आधार पर हम ये इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो आइए आ जाते हैं अपने प्रमेय पर। ये मैंने आकृति बना लिया, दत्त मैंने बोल दिया है, वैसे ही आपको लिखना है कि रेखा AB तथा रेखा CD परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दत्त में आपको लिखना है। साध्य में जो शीर्षाभिमुख कोण है वो उसके नाम लिख दिए और सर्वांगसम हैं, ये सिद्ध करना है। अब उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए फिर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये। उपपत्ति में देखिए यहाँ पर साध्य में सबसे पहला स्टेप है BOC लिखा है, तो उपपत्ति में भी मैंने BOC लिख दिया। उसके बाद BOC के बाद सीधा ये जो नीचे वाला कोण है वो ले लिया मैंने, BOC और AOC। अब देखिए BOC और AOC को यदि आप आकृति में देखो, BOC और AOC, तो ये देखिए ये रेखीय युगल कोण बन रहे हैं, क्योंकि एक ही रेखा पर बने हुए संलग्न कोण हैं। तो रेखीय युगल कोण है, इसीलिए मैंने इनका माप 180 डिग्री होगा। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप मैंने ये BOC था तो BOC से चालू किया। BOC किसके बराबर है, AOD के बराबर है, तो इसलिए सेकेंड स्टेप में मैं AOD ले रहा हूँ, AOD प्लस फिर ये तो आपको एज इट इज़ लिख देना है, AOC बराबर 180 एज इट इज़ लिख देना है। देखिए आप समझ गए होंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ BOC था तो मैंने BOC लिख दिया, प्लस ये नीचे जो AOC था वो लिख दिया बराबर 180। उसके बाद में ये AOD था तो AOD ले लिया, और उसके बाद ऊपर का पूरा लाइन एज इट इज़ कॉपी कर देना है। अब अगर आपको समझना चाहते हैं तो देखो AOD और दूसरा AOD और AOC, देखो वापस से ये दोनों कोण एक ही रेखा पर बने हुए संलग्न कोण है, तो ये भी रेखीय युगल कोण हो गया, इसलिए इनका योगफल भी 180 हो गया। कारण आपको ब्रैकेट में लिख देना है रेखीय युगल कोण। अब देखिए 1 और 2 से ये दोनों का योगफल 180 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेप में ये फर्स्ट स्टेप का
मैंने फर्स्ट स्टेप का जो ए BOC और AOC है वो लिख दिया, BOC प्लस AOC, और सेकेंड स्टेप का जो ये पार्ट है AOD प्लस AOC ये लिख दिया। ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि देखिए ये BOC प्लस AOC भी 180 था और AOD प्लस AOC भी 180 था, इसलिए दोनों बराबर हैं। अब इसके बाद में ये AOC दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या? एंगल BOC सर्वांगसम एंगल AOD। तो ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया अपना, एंगल BOC सर्वांगसम AOD, एंगल BOC सर्वांगसम एंगल AOD। अब सेकेंड प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक वही तरीका है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर सेकेंड साध्य है AOC, तो हमने शुरुआत किया AOC से, AOC प्लस, फिर हम ऊपर वाला हमें ले लेना है AOC प्लस BOC, 180 अंश, क्योंकि रेखीय युगल कोण है, आकृति में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप देखिए, AOC किसके बराबर है? BOD के बराबर है, तो आपको यहाँ BOD लेना है। उसके बाद ऊपर की ही लाइन आपको कॉपी कर देना है, ये जो ऊपर की लाइन है यही आपको एज इट इज़ लिख देना है। और कारण क्या आ जाएगा? कारण आ जाएगा रेखीय युगल कोण, कारण आ गया रेखीय युगल कोण। सेम वही स्टेप आपको फिर से दोहराना है जैसे हम पहले किए थे। ये दोनों 180 हैं, ये दोनों 180 हैं, इसलिए ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, तो ये मैंने दोनों को बराबर लिख दिया। और BOC यहाँ कैंसिल हो रहा है, BOC कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? कोण AOC सर्वांगसम कोण BOD। तो ये सिद्ध हो गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमेय है परीक्षा की दृष्टि से, ये आप सबको आनी चाहिए और आज आपको ये करना है इसे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संग्रह 1.3 में निम्नलिखित कथनों को यदि तो के रूप में लिखिए। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। अब इसे यदि और तो में कैसे लिखेंगे? देखिए, यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। सेकंड, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। उत्तर कैसे लिखेंगे इसका? यदि दिया गया चतुर्भुज आयत हो तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। थर्ड वाला, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। अब देखिए इसे यदि और तो में कैसे बदलेंगे। यदि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। तो ये इस तरह यदि और तो के रूप में लिखा जा सकता है। सेकंड, विलोम लिखना है। विलोम में वही नियम याद रखना है कि यदि और तो आएगा, लेकिन जो पूर्वार्ध है वाक्य वाला वाक्य है वो उत्तरार्ध बन जाएगा, उत्तरार्ध वाला वाक्य पूर्वार्ध बन जाएगा। यानी फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो सेकंड सेंटेंस बन जाएगा विलोम में, और सेकंड वाला सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए, पहला दूसरे का पहला, दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। अब इसका विलोम कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पर याद रखना सेकंड वाला वाक्य पहले लिखना है, विलोम पहले का विलोम। यदि एकांतर कोण सर्वांगसम हो ऐसे लिखेंगे, सुधार करना होगा। दो रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो यदि दो रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो और एकांतर कोण सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। इस तरह से विलोम आएगा इसका। दूसरे का देखिए, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतः कोणों की एक जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब विलोम कैसे लिखेंगे कि यदि दो रेखाएं परस्पर समांतर हों तो
उन दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक होती है। थर्ड, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। अब विलोम कैसे लिखेंगे कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज आयत होता है। ये विलोम हो गया। अब इसके बाद में प्रकीर्ण पद संग्रह 1 है। ये आप अपने मन से हल करने का प्रयास करना, और जो ना समझ में आए वो आप पूछना, तो उसे भी मैं हल करके आपको वीडियो में शेयर करूँगा। आज फ़िलहाल आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको ये जो प्रमेय मैंने आपको सिखाया है वो आपको लिखना है, और याद करके लिखना है बेटा, वो याद हो जानी चाहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। और ये 1.3 आपको होमवर्क में करना है और आज ग्रुप में भेजना है। धन्यवाद।